हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ क्या होता है ना, हमने प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट से रिलेटेड आपके कुछ जो पोर्शंस थे ना थ्योरेटिकल, वो हमने पहले समझ लिए थे। जो पहले वीडियोस आपको जो प्रोवाइड कर रही थी, अगर आपको इस पर चाहिए तो मैं डिटेल्स आपको इसके टॉपिक्स से थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उस पर और वीडियोस प्रोवाइड कर लूँगी। आज हमने इसमें जो केस स्टडीज़ में आपको नॉर्मल जो चाहिए होता है थोड़ा बहुत उसको लिया है, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टीटिंग बाइंग रेट आपका, तो टीटी बाइंग रेट जो टर्म्स है ना आपका, जब भी आप केस स्टडीज़ करोगे ना प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट के, तो आपको कुछ टर्म्स कॉमन मिलेंगे। एक तो जो आपका फेव और फॉव वगैरह होते हैं, या आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है कि आप कौन सा उसमें ले रहे हो फॉरेक्स का। ठीक है, उसका टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट, सेलिंग रेट्स आपके रहते हैं, एनटीपी रहता है। तो ये सब कॉमन टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि अगर आप एक दो न्यूमेरिकल्स लगाते हो ना, तो आपको बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस के आगे समझने में। केस हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है पर उसमें हमको सब कुछ नहीं देखना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टीटी बाइंग रेट समझ लेते हैं। तो टीटी बैंक रेट में आपका क्या होता है ना, देखिए इसमें साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है ना, फंड ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपको इसमें और कुछ नहीं समझना, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। बैंक्स का काम केवल इतना होता है कि उनको जो फंड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। देखिए लिखा भी है ओनली जॉब। ठीक है, ये देखिए ओनली द जॉब। ठीक है, कि क्या करना है, इनको मनी ट्रांसफर करना है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग रेट आपका, देखो ये जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है बिल बाइंग रेट से रिलेटेड। देखिए बिल बाइंग रेट में क्या होता है, जैसे टीटी में आप केवल फंड ट्रांसफर कर रहे हो, बिल बाइंग रेट में आप फंड्स ट्रांसफर तो रिलेटेड है ही, लेकिन इसमें आपको साथ साथ डॉक्यूमेंटेशंस भी करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस का भी नेगोशिएशन होता है। ठीक है, आपका जो भी यूसेंस बिल है, साइड बिल है, उसके हिसाब से होता है, क्या टाइम पीरियड है, क्रिस्टलाइजेशन कब है, तो वो सब चीज़ें बिल बाइंग रेट और जो भी मार्जिन आपका रहता है उसमें रहता है। बिल बैंक रेट आप टीटी बैंक रेट के जो आपका हेल्प है उसके थ्रू भी निकालते हो। देखो उसका फॉर्मूला आगे दिया हुआ है। ठीक है, लिखा ज़्यादा है, इतना मैं समझा नहीं है, हमें केवल एक एक टर्म समझ के चलना है कि जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या है। बाकी थ्योरेटिकल जो है वो मैं अलग से अच्छे से बताऊंगी आपको। ठीक है, अब बिल बाइंग रेट का देखो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है कि बिल बाइंग रेट जो आपका होता है उसमें क्या होता है, जो टीटी का बेस रेट होता है उसमें से आप माइनस करते हो एक्सचेंज मार्जिन को, माइनस करते हो फॉरवर्ड डिस्काउंट को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बिल बाइंग रेट निकालने के लिए आपका जो टीटी का बेस रेट होता है उसमें से आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज रेट जो होता है उसको माइनस कर रहे हो, और जो भी आपको डिस्काउंट दे रखा होता है उसको माइनस कर लेते हो। जब ये सब माइनस हो जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, आपका बिल बाइंग रेट मिल जाता है। ठीक है, देखिए मैंने केस स्टडीज़ के टाइप लिखे हैं कि हम लोग नॉर्मली किस किस टाइप की केस स्टडीज़ पेपर में आ सकते हैं, तो ये 6 टाइप की मेरे को समझ में आए तो मैंने निकाले हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो डेटा है ना मैंने कहीं से सर्च करके करा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूमेरिकल्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बुक्स में भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं। अगर आपने जो मैग्रा हिल की बुक देखी होगी उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है ना, नेट से सर्च करते हैं तो नेट से भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। ये एक दो टॉपिक मैंने देखे कि आते भी हैं, लोगों को जल्दी क्लियर आउट भी नहीं होते। ठीक है, तो मैंने ये सर्च करा है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। उसमें 2-3 टाइप की केस स्टडीज़ हैं, वो मैं सारी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट साइट पर भी जाके देख सकते हो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन कौन से होते हैं, बाइंग रेट प्रॉब्लम्स विदाउट मार्जिन होता है, एक आपके बाइंग रेट के प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ मार्जिन यूज़ हो रहा है। ठीक है, मार्जिन का भी टाइम ले रहे हैं। फिर एक सेलिंग रेट्स के प्रॉब्लम होते हैं विदाउट मार्जिन, एंड सेलिंग रेट्स प्रॉब्लम विद मार्जिन, मतलब आपका विद और विदाउट मार्जिन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या है, प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड ऑन स्पॉट डेट। ठीक है, एंड कुछ होते हैं कि प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मार्जिन। ठीक है, तो ये 6 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा भी कुछ आपके जो बुक में दे रखे हैं, जैसे इस लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें ड्यू डेट से रिलेटेड था आपका, कि ये डेट है तो इस डेट में इतना अगर आपको मार्जिन मिला तो कितना डेट पे आपका ये होगा, मतलब डेट वाइज था, तो वो टाइप के भी हम न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम आगे केस स्टडीज़ देखेंगे। ठीक है, अब हम केस स्टडी शुरू करने से पहले 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, विच इज़ प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, तो प्री शिपमेंट क्या होता है, देखो बहुत इजी है। प्री शिपमेंट क्या होगा, प्री से ही पता चल रहा है ना, पहले किससे, शिपमेंट करने से पहले। तो शिपमेंट करने से पहले आपको जो क्रेडिट चाहिए होता है, तो ये आपको किस किस के लिए भी चाहिए हो सकता है, बहुत से रीजंस होते हैं जिसके लिए आप ले सकते हो ये। सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो क्या होता है कि जैसे प्री शिपमेंट का मीन्स हो गया कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, पहले शिपमेंट करने से पहले आपको जो लोन चाहिए, किसके लिए, वेजेस देने हैं, किसी को मशीनरी खरीदनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको। तो
बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप क्रेडिट के लिए करते हो। मे बी आपको ये हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कर ली है लेकिन उसकी पैकेजिंग के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आपको शिपिंग करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो सब जो आपको क्रेडिट मिलता है जहाँ से भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मीन्स क्या होता है कि आप जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ठीक है, उसके जैसे आपने मान लीजिए आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशंस को नेगोशिएट करने से पहले या कुछ किसी भी पर्टिकुलर जो आपका रियलाइजेशन होता है उसको प्रोसीड करने से पहले आपको पैसा चाहिए, ठीक है, बैंक्स को प्रोवाइड करना है या कुछ किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए हो, तो उसके लिए आप पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी ले सकते हो। इसके लिए अभी आरबीआई ने बहुत सारे एडवांसेस बना रखे हैं, कंसिडरेशन कर रखा है गवर्नमेंट ने। टाइम टू टाइम जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको भी करता है, स्क्रूटनी करता है, उनको भी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सेंड कर दिया, आपका बिल रियलाइजेशन हो रही है, आपको मनी की ज़रूरत है तो वो नहीं देते हैं, वो देते हैं, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। और क्या होता है ना, इसमें आरबीआई ने एक गाइडलाइन दे रखी है, देखिए यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि विद इन 12 मंथ्स, आपको जो 12 मंथ्स होता है उसके अंदर में, डेट ऑफ शिपमेंट के अंदर में, आपको अपने जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो रियलाइजेशन करना होता है, ठीक है। ये एक मेन लाइनें याद रखिएगा। बाकी बस ये मेरा मतलब ये था इन दो स्लाइड से कि आपको ये पता हो कि प्री एंड पोस्ट शिपमेंट होता क्या है, क्रेडिट जो होता है, ठीक है। अब हम केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, हमारी सबसे फर्स्ट केस स्टडी स्टार्ट हो गया इससे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम एक बार केस स्टडी को रीड आउट कर लेते हैं, इनमें अगर कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स के जो आपके कैसा सेट होता है, 5 का सेट होता है ना, उसी के बेसिस पे आपका करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एक्सपोर्टर अप्रोचेज द एबीसी बैंक, ठीक है, हम किस बैंक की बात कर रहे हैं, एबीसी बैंक के। तो एबीसी बैंक फॉर प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट लोन विद एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ ₹500 लाख। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हम इधर प्री शिपमेंट वाला भी देखेंगे अपना, ठीक है, फिर हम अपना पोस्ट शिपमेंट वाला भी देखेंगे, एंड आपकी एस्टिमेटेड सेल्स की जो बात हो रही है वो 500 लाख है, ठीक है। अभी हम सारा पढ़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है। एक बार हम रीड आउट सारा करेंगे, उसके बाद हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है वो हम केवल उतनी रखेंगे जितने क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, बाकी हम सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये पता चल गया है कि प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट लोन दोनों से रिलेटेड आएंगे शायद क्वेश्चन, और 500 लाख का आपका एस्टिमेटेड सेल्स है, ठीक है। चलिए, द बैंक सैंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ ₹200 lakhs with 30% margin for pre-shipment loan AFOB वैल्यू। देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ है कि अगर कहीं पे भी जो आपका एक्सपोर्टर है वो एफओबी वैल्यू के थ्रू, थोड़ा सा मैंने क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट लिखा है तो इसलिए एक दो लाइंस का थोड़ा इंग्लिश वैसा है, कोई नहीं, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो जो आपका एफओबी वैल्यू है ना वो कितना है आपका 200 lakhs की अगर सैंक्शन लिमिट करेगा तो उस पर 30% मार्जिन जो है एफओबी वैल्यू पे प्री शिपमेंट लोन का पर रहेगा, ठीक है। आपका कितना मार्जिन रहेगा, 30% मार्जिन, ये लाइन एक आपको दिमाग में रखनी है। फिर एंड मार्जिन ऑन बिल्स ऑफ बिल्स ऑफ 15% ऑन फॉरेन डिमांड बिल्स, अगर फॉरेन डिमांड बिल्स हैं तो आपका 15% मार्जिन रहना है, एंड 20% ऑन फॉरेन यूसेंस बिल, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ें यहाँ से पता चली कि आपका ये, चलिए एक बार पूरा रीड आउट ही कर लेते हैं फिर हम इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं। द फर्म्स गेट एन ऑर्डर फॉर USD 60,000 गिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन 1/1/2015 when the USD INR rate was this. Per USD, the firm approached the bank for releasing pre-shipment loan PCL, which is released. On 31/5/2015, the firm submitted export documents drawn on site basis for USD 30,000 as full and final shipment. या चलो ऐसा करते हैं, पहले एक स्लाइड को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर तक जितना समझ लिया था, अब हम यहाँ से बैंक सैंक्शन वाली लाइन से दोबारा समझते हैं। द बैंक सैंक्शन अ लिमिट ऑफ ₹200 लाख, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, उसको 200 लाख की जो लिमिट थी वो सैंक्शन कर दी, जिसमें उसने 30% मार्जिन, ये देखिए आपका जो 30% मार्जिन है ये इसने रखा प्री शिपमेंट लोन ऑन एफओवी वैल्यू। तो जो एफओवी वैल्यू पे अगर आप एफओवी के थ्रू आपने जो अपना जो टर्म्स बनाया उसमें एफओवी यूज़ किया है प्री शिपमेंट लोन के लिए, तो आपका जो मार्जिन रहेगा वो 30% रहेगा। अगर आप फॉरेन डिमांड बिल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जो बात कर रहे हो, सॉरी, फॉरेन डिमांड बिल्स की बात कर रहे हो तो आपका 15% मार्जिन रहेगा, एंड यूसेंस फॉरेन यूसेंस बिल के लिए आपका 20% का मार्जिन रहेगा, ठीक है। इस स्लाइड क्लियर आउट कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा घोच पुछ ना लगे। इसके बाद इसने क्या बोला है, द फर्म्स गेट एन ऑर्डर फॉर ₹60,000 गिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मतलब अगर आपने मतलब उसको ऑर्डर मिला है, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहा है 60,000 का उसको किफ के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में भेजना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में वो भेजेगा,
अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन 1/1/2015 व्हेन द यूएसडी आईएनआर रेट वाज 65.50%, मतलब जो रेट उस टाइम चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका 65.50, ठीक है। ये चीज़ एक पॉइंट करने वाली है। अब किस पे हो रहा है, द फर्म अप्रोच द बैंक फॉर रिलीजिंग प्री शिपमेंट लोन, वो बैंक के पास गया कि उसको प्री शिपमेंट लोन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद 31/5/2015 को क्या हो रहा है कि फर्म ने सबमिटेड कर दिया अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो थे ऑन साइड बेसिस पे। साइड बेसिस, देखो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो साइड बेसिस पे हो रही है, ठीक है। कितने, USD 30,000 एज फॉर एन फाइनल शिपमेंट, ठीक है। समझ में आ गया सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द बैंक परचेज द डॉक्यूमेंट एट ₹65.85, ठीक है। तो यहाँ पे 65.85 एडजस्टेड द, अब देखो किस चीज़ की बात हो रही है, ये देखो पीछे जो यहाँ लिखा था ना कि इसने जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे USD 30,000 के उस पर पे करा, तो इस डॉक्यूमेंट्स के लिए वो बोल रहा है कि जो रेट लगाया है वो बैंक ने कितना लगाया है, 65.85 लगाया है, ठीक है। 85 एडजस्टेड द पीसीएल आउटस्टैंडिंग एंड credited the balance amount to the firm account, ठीक है, एंड आफ्टर रिकवरिंग द इंटरेस्ट फॉर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, ठीक है। इसने क्या किया कि जो जितना भी इसने इस रेट पे बेचा, उसके बाद उसका जितना भी बैलेंस था पीसीएल आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने के बाद, जो भी उनका क्रेडिट लोन था, प्री क्रेडिट लोन था, उसको एडजस्ट करने के बाद उतना पैसा, बैलेंस पैसा उसने पार्टी के खाते में डाल दिया। लेकिन उससे पहले उसने एक और रिकवरी की, जो कौन सी थी, इंटरेस्ट। उसने जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का टाइम था उसके लिए जो भी उसका इंटरेस्ट बना वो लिया। अब इसके लिए भी अलग से रेट आपको नीचे दे रखे होंगे पक्का, ठीक है। तो देखिए, द डॉक्यूमेंट्स वाज रियलाइज्ड ऑन 36/2015 आफ्टर द डिडक्शन ऑफ फॉरेन बैंक चार्जेस ऑफ USD 350, ठीक है। मतलब 350 उसका USD बैंक चार्जेस भी डिडक्ट हुए, उसके बाद इतनी तारीख को रियलाइज हो गया। द बैंक एडजस्टेड द आउटस्टैंडिंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस अगेंस्ट द बिल, जो भी था उसने एडवांस को एडजस्ट कर दिया। अब देखो, नो NTP की बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे, वो भी समझ लेते हैं। बैंक चार्ज इंटरेस्ट फॉर प्री शिपमेंट लोन एट ₹6% अप टू 90 डेज, ठीक है। तो देखो पहला क्या हुआ, जब 90 डेज की बात हो रही है तो इसने कितना लिया, 6% लिया। फिर 90 डेज से 180 डेज के बीच में इनसे इंटरेस्ट कितना लिया, 7% लिया। और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में जो बैंक पे चार्ज लगे वो 8% लगे फॉर डिमांड बिल्स एंड 85.5 फॉर यूसेंस बिल, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अप टू 90 डेज, ठीक है, एट द 9.5% देयर आफ्टर। देखो अब 90 दिन तक के लिए तो उसने ये रेट लगाया, किस चीज़ पे, पोस्ट शिपमेंट की बात। ये ऊपर वाले जो थे वो प्री शिपमेंट के लिए थे। पोस्ट शिपमेंट में उसने 8% डिमांड बिल के लिए, 8.5% यूसेंस बिल के लिए लगाया 90 दिन तक। उसके बाद दोनों के लिए 9.5% लगा, और जो भी ओवर ड्यू इंटरेस्ट था उसके लिए उसने कितना लिया, उसने उसके लिए लिया आपका 12%, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये बस याद रखना, भी हम आगे चल के सब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। यहाँ पे एक आपकी बात हो रही है FOB की, ठीक है। ये जो FOB है ये हमें पता होना चाहिए ये क्या है FOB। तो FOB क्या होता है ना, ये आपका जैसे इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म होता है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेलर है उसको जो डिलीवरी बायर ने जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस बताया होगा, जो भी बताया होगा कि उसको ये सामान यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये गुड्स, उसके जो भी सामान है उसको बायर तक पहुँचाए, ठीक है। तो FOB क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड होता है, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप सारे टर्म्स जाके उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ दो की बात करेंगे। तो FOB में क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड होता है। इट मीन्स सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे जो भी गुड्स हैं वो जो भी बायर की डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहता है, किफ आता है। किफ में क्या है आपका, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। इसमें क्या होता है, जैसे बायर जो होता है ना, वो बायर अपना क्या करता है, सॉरी, FOB में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना, और इसमें सेलर की होती है। तो सेलर क्या करता है, सेलर इसमें अपना जो इंश्योरेंस कराता है, फ्राइट जब तक उसमें रहता है उसमें इंश्योरेंस रहता है उसका, और जो भी रिस्क होते हैं ना उसके रिलेटेड इंश्योरेंस या किसी के भी रिलेटेड, तो बाहर तक जब तक नहीं पहुंचता तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर की मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा सामान बाहर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है हमारा एक और टर्म यहाँ पे था NTP, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। अब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड में आपका क्या होता है कि जो आपका जो एवरेज पीरियड होता है, ठीक है, जो भी कौन सा पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नेगोशिएशन, परचेज या डिस्काउंट के लिए आपके पास आ गया है, ठीक है, इन्वॉल्व हो गया, तो उसके आने के बाद से वो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है, जब तक कि आपको रिसीट ना मिल जाए कि बिल प्रोसीड हो गया, ठीक है। तो NTP आपका कौन सा टाइम हो गया, नेगोशिएशन के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आए
और उससे मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट आए, ठीक है, आपने नेगोशिएशन के लिए ले लिया, अब आपके पास इसमें 13 डेज लग गए, ठीक है, 13 डेज के बाद आपको रिसीट मिल रही, तो ये 13 डेज जो होता है ना, ये आपका NTP होता है, मीन्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, ठीक है, कितना टाइम लगा ट्रांजिशन होने में, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको केस स्टडी पूरी तरीके से क्लियर आउट हो गई हो, ठीक है। अब चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट द बैंक कैन अलाउ एज PCL टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द गिवन एक्सपोर्ट ऑर्डर कंसीडरिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% एंड इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट ऑफ 10%, राइट। सो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला कि कितना PCL उसको एक्सपोर्टर को अलाउड होगा कि अगर एक्सपोर्टर का कंसीडर करें कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5% है और इंश्योरेंस फ्राइट कॉस्ट जो है आपका 10% हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बात हो रही है प्री शिपमेंट लोन की बात हो रही है, तो प्री शिपमेंट लोन यहाँ पे कैसे था, FOB वैल्यू पे था ना, ये देखो यहाँ पे पीछे देख लेते हैं एक बार, देखो FOB वैल्यू पे था, तो FOB वैल्यू पे आपका जब था यहाँ पे, तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने का आया था, ये भी देखो बात आ रही है, देखो केस स्टडी की ही बात हो रही है, तो कोई अलग से डेटा नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका कितना है, 60,000 वाला ही तो है, ये जो 60,000 वाला अमाउंट है, ठीक है। और ये मनी की वैल्यू कितनी है, USD/NR की 65.50, ठीक है। यहाँ पे ये दो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं अभी। तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा FOB के लिए वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब आप 60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 65,000 से इसको, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर में साथ साथ कर सकते हो क्योंकि ये PPT है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती अलग से, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको और इसको, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाली वैल्यू मिल गई 393,1,2,3,4, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब इसने क्या बोला था कि आपका जो इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट है वो 10% है, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू का 10% निकालोगे ना, इस वैल्यू का सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 10% हो गया ना, तो आपको मिलेगा 393,1,2,3, ये वाली वैल्यू जो ये वैल्यू है, ठीक है। ये मतलब इस वैल्यू का 10% है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि 10% ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट का ये वैल्यू आई, ठीक है। क्लियर आउट कर लेते हैं स्लाइड, जितना समझ से चलते हैं उसको क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि ये वाली वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब हमने देखो ये वैल्यू जब निकाल ली, ये दोनों, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका ये भी निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3,537,000, ठीक है। माइनस करोगे किससे, अब देखो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये जो हमारी वैल्यू थी ये कहाँ से आई, तो ये क्या है 5% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो 5% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन आप निकालोगे, ठीक है। तो 5% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे, देखो ये देखा है ना आपको यहाँ पे, तो ये कैसे निकलेगा कि जो ये वैल्यू है ना 3935, इसका आप निकाल लोगे 5%, ठीक है। तो 5% जब आप निकालोगे ना तो आपको ये मिलेगा 1,76,850, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपने जब इन दोनों को माइनस करोगे ना, 35,37,000 को माइनस करोगे 1,68,050 से, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसमें से आपका ये वैल्यू कैसे आई, देखो स्टार्टिंग में स्लाइड से पहले ही आपको ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि कितना मार्जिन है, 30% का मार्जिन है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना कि अगर FOB वैल्यू रहेगी तो आपका 30% का मार्जिन रहेगा FOB वैल्यू पे, ठीक है। देखो FOB वैल्यू पे 30% का मार्जिन रहेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ आई है, ठीक है। इस स्लाइड को क्लियर आउट कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू आई है। तो जब आप इस वैल्यू का आप 30% निकालोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मीन्स 3,360,150 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको मिलेगा 1,00,8045, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई। जब इन दोनों का आप माइनस करोगे, इसको और इसको, तो आपको मिलेगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने सारा समझ लिया कि कैसे कहाँ से क्या हो रहा है। एक बार हम बस फिर से समझ लेते हैं। देखो FOB वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो यही यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो मिला है 60,000 का प्री शिपमेंट का मिला है, जिसका रेट
जिसका जो रेट है 65,005.50 है, ठीक है, ये है। तो इसको आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आपको ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है। इसके बाद आपने इसमें से माइनस कर दिया, इसको जो ये वैल्यू आपको मिली जब इसमें से आपने 10% निकाला, ठीक है, जब माइनस किया तब आपको ये वाली वैल्यू मिली, सॉरी ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें से फिर जब आपने 5% का मार्जिन निकाला, ठीक है, 5% का मार्जिन निकाला इसमें से 5% का, तो आपको वैल्यू मिली ये वाली। जब आपने इसको माइनस किया तो आपको ये वैल्यू मिली। इसमें आपने क्या करा, इस वाले में आपने 30% का मार्जिन निकाला तो आपको क्या वैल्यू मिली, ये वाली। इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपको मिला ये, ठीक है। ये आप समझ गए ना, मतलब जितना आपको मार्जिन दे रखा है उस सबको आपको माइनस करना है, हमने आगे भी समझा था, ठीक है। तो वो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि कितना अमाउंट बैंक को अलाउ है एज अ पीसीएल, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, ए आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस दैट कैन बी अलाउड बाय द बैंक अंडर फॉरेन बिल परचेज्ड फॉर द बिल सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने प्री शिपमेंट का देखा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो था प्री शिपमेंट का था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट शिपमेंट का देख रहे हैं अपने, ठीक है, ये देखिए पोस्ट शिपमेंट का। तो इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। अब पोस्ट शिपमेंट का क्या हुआ, इसमें कोई वो तो दिया नहीं था आपको, ठीक है। आपको कितना है, कितना दिया है, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो 30,000 दे रखी है ना, ठीक है, पोस्ट शिपमेंट के लिए, यही तो था पोस्ट शिपमेंट के लिए। और अमाउंट कितना दे रखा था आपको, देखिए हमने यहाँ बात की थी, ये देखो 65,000.85, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अभी यहाँ पे हमें कुछ वैसा नहीं दे रखा है कि इतने परसेंट और ये वो, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज कोई निकालना नहीं है, ठीक है। इतने ही हमें दे रखा था। आपका जो था ये आपका साइड बिल था, तो साइड बेसिस पे आपको क्या होता है, तुरंत करना होता है ना रियलाइजेशन, जो भी 5 या 10 6 दिन का, जो भी आपका 5 दिन का टाइम होता है उसके अंडर में, ठीक है। तो ये आपका रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम समझते हैं, इन द अबव केस व्हेन शुड द बिल बी क्रिस्टलाइज्ड लेटेस्ट डेट इफ द बिल रिमेन्स अनरियलाइज्ड फॉर ओवर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, इग्नोर हॉलीडेज, ठीक है। तो आपका देखो क्रिस्टलाइजेशन के लिए कब आ रहा है, वो पूछ रहा है कि कब उसकी क्रिस्टलाइजेशन की डेट बनेगी अगर उसका जो ओवरड्यू पीरियड है वो 2 मंथ्स का हो चुका है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अब देखो आपका क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन डेट कब बन रही है, 25 डेज। देखो एक चीज़ समझ लो कि आपका क्रिस्टलाइजेशन कब होता है, जब ओवरड्यू पीरियड हो जाए 25 डेज का, ठीक है। कब से, जो आपका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है उससे, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड से जैसे आपका 25 डेज होता है तो उसके बाद क्या हो गया, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, डेट देखते हैं पहले एक बार, 31/5/2015 दे रखा है, ठीक है। 31/5/2015 को उसने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए थे, ठीक है। अब 31/5/2015 को डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अब 25 डे का नॉर्मल आपका ट्रांजिट पीरियड वाला टाइम रहा, तो आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आई 31 को आपका डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है, इतनी तारीख को आ गए। 25 डेज का आपका एनटीपी रहा, तो एनटीपी से आपको कितनी डेट मिली, 25.6 से 215, ठीक है, 2015 में। अब देखो यहाँ पे इसने बोला कि ओवरड्यू भी आपका रहा, ठीक है। तो एक मंथ तो ये ओवरड्यू हो ही गया, अनरियलाइज नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा फिर देखो ओवरड्यू 1 महीने का हो गया, दूसरा ओवरड्यू क्या रहा, 30 डेज का फिर और बचा, तो वो भी हमने करा, तो कितना है 24.7। आप इसको करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार केस स्टडी में आए थे, जो 5 क्वेश्चन लगातार डेट से रिलेटेड थे, कुछ क्रिस्टलाइजेशन के लिए थे, कुछ एनटीपी के लिए थे। तो पहले मतलब नॉर्मल डेट पूछी कि किस तारीख को हुआ, फिर उसके बाद एनटीपी से रिलेटेड पूछा किस तारीख को हुआ, फिर उसके बाद उसने ये पूछा ग्रेस पीरियड वाला एक था शायद, और एक ये था कि क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। तो आप समझ गए ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कब से क्या, ठीक है। उसके बाद व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द एक्सपोर्ट बिल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन फॉर द डेज बियॉन्ड नॉर्मल ड्यू डेट, ठीक है। अब देखो इसमें साफ साफ दे रखा था कि अगर ओवर ड्यू आएगा तो कब का रहेगा, ओवर ड्यू का आपका कितना था, ओवर ड्यू पे कोई भी इंटरेस्ट देखो नीचे, यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन देखो, ओवर ड्यू इंटरेस्ट कितना था आपका, ऑल ओवर ड्यू इंटरेस्ट एट 12%। तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर है कि 12% वाला जो आपका आंसर है ना वो आपका करेक्ट है। ये जो सॉरी डी है वो करेक्ट आंसर है, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ आंसर जो है ना ये गलत लग गया था, डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज़ इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। आपको क्लियर आउट हो गया। इसके साथ ही हमारा स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके कुछ और केस स्टडीज़ भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कोई इशू हो तो आप बता देना, अगर कोई मिस्टेक हो गई बाई चांस तो उसको भी करेक्ट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाली स्लाइड को और दोबारा लेकर उसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।